नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कोर्स इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, मॉड्यूल टेम्पल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, वीक 8, लेक्चर नंबर 38। एंड आज का जो टॉपिक है वो है टेम्पल्स ऑफ भुवनेश्वर पार्ट 1। पिछली क्लास में हमने मुख्य रूप से जो है डिस्कशन किया था सैलेंट फीचर ऑफ ओडिशियन आर्किटेक्चर, और उस क्लास के अंतर्गत जो है हमने लोकल जो टर्मिनोलॉजी थी, नोमेनक्लेचर थे, उसके बारे में बताया था, और कितने प्रकार के कंपोनेंट जो है हमें ओडिशियन आर्किटेक्चर में दिखाई देते हैं, हमने उससे संबंधित जो है आपसे डिस्कशन किया था। इसी क्रम में जो है आज हम डिस्कशन करेंगे टेम्पल्स ऑफ भुवनेश्वर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको हम मुख्य रूप से दो भागों में जिसका अध्ययन जो है हम करेंगे। यानी इस टेम्पल्स ऑफ भुवनेश्वर जो है उसे हम दो भागों में जो है अध्ययन करेंगे, पार्ट 1 एंड द पार्ट 2 में। आज की क्लास में भुवनेश्वर के लोकेशन की बात करेंगे, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे, एंड टेम्पल्स कौन कौन से टेम्पल्स प्राप्त होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं हम उनके बारे में जो है आज की क्लास में विस्तार से जो है हम डिस्कशन जो है करेंगे। अगर भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर को जो है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जो है जाना जाता है, यानी मंदिरों का शहर। और मंदिर नए नहीं है, मंदिर जो है हजारों साल पुराने मंदिर हमें जो है यहाँ पे प्राप्त होते हैं, एंड कुछ मंदिर इतने प्रारंभिक हैं जो कि 6th सेंचुरी एडी से संबंधित, यानी आज से 1400 वर्ष प्राचीन मंदिर जो है हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है भुवनेश्वर जो है पुरी और कोणार्क के साथ मिलकर जो है एक ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल जिसे बोलते हैं, वो भी निर्मित करता है, और जो टूरिस्ट हैं, जो धार्मिक यात्री हैं, उनके लिए एक फेमस स्पॉट के रूप में भी दिखाई देता है। और भुवनेश्वर जो है उड़ीसा के रिच कल्चरल और हिस्टोरिकल ट्रेजर के रूप में भी दिखाई देता है, यानी बहुत सारे इतिहास की, बहुत सारे ऐसी तथ्य के बारे में जो है वो अपने आप में समेटे हुए है, भुवनेश्वर जो है उसको समेटे हुए हैं। और इसके अलावा जो है इस क्षेत्र में हमें दो प्रमुख क्षेत्र दिखाई देते हैं, एक है शिव क्षेत्र एंड द एकाम्र क्षेत्र। दो प्रमुख हमें जो है क्षेत्र दिखाई देते हैं जो कि जो है धार्मिक रूप से जो इनका और सांस्कृतिक रूप से जो है इनका महत्व जो है हमें दिखाई देता है। अगर हम बात करें भुवनेश्वर में मंदिरों की बात करें तो भुवनेश्वर में सबसे आरंभिक जो मंदिर हैं वो 6th सेंचुरी एडी से संबंधित हमें दिखाई देते हैं, और लगभग 13-14 सेंचुरी एडी तक यहाँ पे लगातार जो है टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन होते रहे। यानी जो परंपरा हमें 6th सेंचुरी एडी में हमें दिखाई दे रही है कि उसकी आरंभ हो रहा है, वो लगातार 13-14 सेंचुरी एडी तक हमें दिखाई देता है। लगभग 700 वर्षों का एक इतिहास हमें दिखाई देता है भुवनेश्वर में, जहाँ पे अलग अलग समय में अलग अलग जो है राजवंशों के शासन काल में जो है मंदिरों के निर्माण किए जा रहे थे, और हम उन मंदिरों के अध्ययन के माध्यम से जो है उड़ीसा आर्किटेक्चर या कलिंग आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट और उसके ओरिजिन को जो है हम आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनको जो है हम महसूस भी कर सकते हैं उन चीजों को। अगर हम बात करें कि भुवनेश्वर के जो मंदिर हैं वो लगभग जो है इतने क्षेत्र में जो है विस्तृत आपको दिखाई देंगे, और इसी क्षेत्र को जो है एक एकाम्र क्षेत्र भी जो है कहा जाता है। ये क्षेत्र आपको बिंदु सरोवर के पास का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं एकाम्र क्षेत्र कहते हैं, जो कि महत्वपूर्ण जो है केंद्र के रूप में जो है दिखाई देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लिंगराज मंदिर जो है अवस्थित है। तो महत्वपूर्ण जितने मंदिर हैं वो आपको इस क्षेत्र में बिंदु सरोवर के आसपास के क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे जब आप उनका दर्शन करने या देखने जाएंगे। अगर हम बात करें कि भुवनेश्वर के मंदिरों को कितने प्रकार में बांट सकते हैं, वर्गों में बांट सकते हैं, तो भुवनेश्वर के मंदिरों को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है फॉर्मेटिव फेज, दूसरा है ट्रांजिशनल फेज, एंड तीसरा है कल्मिनेशन फेज। तो भुवनेश्वर में पूरे के पूरे मंदिरों के विकास की पूरी एक सीरीज, एक हमें जो है एक श्रृंखला जो है हमें प्राप्त होती है, जिसका आरंभ हम देख सकते हैं कि जो लक्ष्मणेश्वर, भारतेश्वर और शत्रुघ्नेश्वर टेम्पल है वहां से होता हुआ दिखाई देता है, एंड द कल्मिनेशन जो भुवनेश्वर में हमें दिखाई देता है वो राजा रानी मंदिर में जो है हमें कल्मिनेशन जो है वो दिखाई देता है। अगर हम बात करें कि फॉर्मेटिव फेज के अंदर किन किन मंदिरों को रखा जाता है, भुवनेश्वर के मंदिरों की बात कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से शत्रुघ्नेश्वर मंदिर, भारतेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर, वैताल देउल, उत्तरेश्वर और ईश्वरेश्वर, ये प्रमुख मंदिर हैं जिन्हें हम आरंभिक काल के जो है मंदिरों के अंतर्गत जो है हम रखते हैं। अगर हम बात करें मिडिल फेज या ट्रांजिशनल फेज की बात करें तो इस फेज में जो है मुख्य रूप से 4 मंदिरों के नाम आते हैं। पहला है मुक्तेश्वर मंदिर, दूसरा है लिंगराज मंदिर,
तीसरा है ब्रह्मेश्वर मंदिर और चौथा है रामेश्वर मंदिर। इन 4 मंदिरों को जो है हम ट्रांजिशनल फेज के अंतर्गत जो है रखते हैं। एंड अगला जो हमें मंदिर दिखाई देता है वो है कल्मिनेशन फेज के अंतर्गत जो है वो सभी के सभी हमें भुवनेश्वर से प्राप्त होते हैं, जिसमें हमें महत्वपूर्ण नाम दिखाई देता है अनंत वासुदेव। ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कल्मिनेशन फेज के अंतर्गत। इसके अलावा सिद्धेश्वर मंदिर है, केदारेश्वर मंदिर है, जमेश्वर मंदिर है, मेघेश्वर, सारी देउल, सोमेश्वर और राजा रानी मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। और इन मंदिरों के अध्ययन के माध्यम से जो है आप उसके विकास क्रम को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे इन मंदिरों की लिस्ट भी दी हुई है, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे आरंभिक जो मंदिर हैं उनकी हम बात करेंगे, जिसमें 3 प्रमुख नाम आते हैं, लक्ष्मणेश्वर, भारतेश्वर एंड शत्रुघ्नेश्वर। ये 3 प्रमुख मंदिर जो है माने जाते हैं और तीनों के तीनों मंदिर जो है वो रामेश्वरम मंदिर के समीप एक सीरीज में हमें जो है एक लाइन से जो है एक ही जगह पे हमें प्राप्त होते हैं। और इन्हें जो है भुवनेश्वर के सबसे आरंभिक मंदिरों का जो है दर्जा दिया गया, सबसे आरंभिक मंदिरों की श्रेणी में जो है प्रथम स्थान पर इसे रखा गया है। और इनके जो शिखर हैं वो रेखा देउल प्रकार के हमें शिखर जो है यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है लक्ष्मणेश्वर मंदिर की बात करें तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है एपिग्राफिकल रिकॉर्ड के आधार पर माना जाता है कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण जो है अप्रोक्सीमेटली 575 एडी के आसपास का भी किया गया होगा, यानी 6th सेंचुरी एडी में जो है इसका निर्माण हुआ होगा। और इसके अलावा जो है हमें जो है इस मंदिर के अगर हम बात करें प्लैनेट्स के हमें डिपिक्शन जो है जिसको हम कहते हैं उनकी भी प्राप्ति होती है। अगला जो मंदिर है वो है भारतेश्वर टेम्पल। भारतेश्वर टेम्पल की बात करें तो ये लक्ष्मणेश्वर टेम्पल के समीप स्थित है। और अगर इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो इसका जो ऑर्नेट स्क्रॉल वर्क है ये और द्वारपाल का जो डिपिक्शन है वो महत्वपूर्ण जो है एलिमेंट के रूप में जो है हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो डोरवे है, प्रवेश द्वार है, उसके जो लिंटेन के ऊपर जो है हमें वाइल्ड एलिफेंट, कॉमन मोटिव्स एंड जो है हमें प्राप्त होते हैं, जो कि अर्ली ओडिशन आर्किटेक्चर की एक प्रमुख विशेषता के रूप में दिखाई देता है, उसके डिपिक्शन जो है हमें प्राप्त होते हैं। एंड अगला जो मंदिर दिखाई देता है वो है शत्रुघ्नेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप मंदिर के प्लान को आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार का प्लान जो है आपको प्राप्त हो रहा है। एक स्क्वायर प्लान जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है ये शत्रुघ्नेश्वर मंदिर के साथ जो है हमें बहुत सारे जो है डेकोरेटिव मोटिव्स जो है हमें उस मंदिर के साथ हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आप उन मंदिरों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन मंदिरों में जो है हमें विकास क्रम भी इन मंदिरों में भी दिखाई देता है। ये जो मंदिर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शिखर का हिस्सा प्लेन है, थोड़ा सा डेकोरेशन आपको यहाँ दिखाई देगा। एंड अगेन जो है शत्रुघ्नेश्वर आते आते जो है मंदिर का जो ये हिस्सा है अत्यंत जो है अलंकृत हो गया है। इसके अलावा प्रवेश द्वारों में भी क्रमशः जो है हमें अलंकरण की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। एंड तीनों के तीनों मंदिर जो है भगवान शिव को जो है समर्पित है। इस क्रम में अगला जो हमें मंदिर दिखाई देता है वो है परशुरामेश्वर मंदिर, जो कि भुवनेश्वर के मंदिरों में एक इसका जो है एक प्रमुख स्थान जो है माना जाता है। और ये जो मंदिर है ये अर्ली फेज के मंदिरों में सबसे वेल प्रिजर्व एग्जाम्पल हम इसे कह सकते हैं। और इसकी जो देउल है, शिखर है, रेखा देउल है, उसकी ऊंचाई लगभग 42 फीट हाइट हमें जो है दिखाई देती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस मंदिर के अन्य प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो यहाँ से हमें इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड प्राप्त होते हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था। बट हमें 619 ईस्वी का एक इंस्क्रिप्शन भी प्राप्त होता है, जिसके आधार पर कुछ स्कॉलर्स इसको 7th सेंचुरी एडी में रखना पसंद करते हैं, पर कुछ स्कॉलर जो है आइकनोग्राफी के आधार पर जो है एंड स्कल्पचर्स के आधार पर 8th सेंचुरी एडी में रखना पसंद करते हैं। तो अलग अलग हमें मतांतर दिखाई देते हैं, कुछ कहते हैं 7th सेंचुरी एडी का, कुछ कहते हैं 8th सेंचुरी एडी का मंदिर करते हैं। पर महत्वपूर्ण बात करें कि इस मंदिर में जो मेजर कंपोनेंट हमें दिखाई देता है वो है जगमोहन की प्राप्ति। और जगमोहन जो है वो 6 स्तंभों पर आधारित आपको जो है यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है 6 स्तंभों पर आधारित हमें जो है जगमोहन यानी कि जो हॉल है वो हमें प्राप्त होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो प्रीवियस जो मंदिर थे शत्रुघ्नेश्वर एंड उन मंदिर की तुलना में इसका आकार जो है ऊंचा है।
और एक नया कंपोनेंट जो है हमें जुड़ता हुआ दिखाई देता है, वो है जगमोहन, जिसके ऊपर छत जो है सपाट है, फ्लैट हमें दिखाई देती है, और एक जो है स्लोपिंग टायर हमें एक जो है जो प्राप्त होता है, उस उन दोनों के बीच जो है हमें हवा जाने के लिए जो है स्थान बने। इसके अलावा जो है जगमोहन की जो बाहर की जो दीवारें हैं उसमें अत्यंत बहुत सारे जो है आइकोनोग्राफिकल डिपिक्शन मोटिव्स प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है हमें इनमें जो है खिड़कियों के कॉन्सेप्ट दिखाई देते हैं। इसके अलावा प्रवेश द्वार बने, तो चारों तरफ से आउटर वॉल जो है उसमें हमें डेकोरेशन, आइकोनोग्राफिकल एंड स्कल्पचर्स की प्राप्ति होती है। और ये जो सारे के सारे स्कल्पचर एक्टिविटी जो दिखाई देती है, ये इस मंदिर को अपने आप में उड़ीसा शैली के मंदिरों में जो है यूनिक जो है बनाती है। यहाँ से हमें डोनर जो है इंस्क्रिप्शन जो है प्राप्त होते हैं, जो कि लेट 8th एंड 9th सेंचुरी से संबंधित है। इसके अलावा अन्य विशेषताओं की बात करें तो डिस्टिंक्ट स्टाइल्स हमें प्राप्त होते हैं, और इसमें भी हमें दो वर्ग दिखाई देते हैं, दो प्रभाव दिखाई देते हैं। स्कल्पचर्स आर्ट में भी जो है हमें मुख्य रूप से दो प्रभाव दिखाई देते हैं। पहला जो है वो हमें दिखाई देता है कि पहला जो मास्टर है वो मेजर जगमोहन जो इमेजेस हैं उनके लिए जो है माना जाता है कि उसने निर्मित किया था, और जो यंगर मास्टर है यानी जो नया जो शिल्पी होगा उसने जो है जो 3 डायमेंशनल जो डेकोरेशन हमें दिखाई देते हैं वो जो है यंगर शिल्पी के द्वारा जो है माना जाता है कि निर्मित किया गया। तो दो प्रकार की हमें आइकनोग्राफी में दो प्रकार की शैलियां हमें स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो है सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द जगमोहन एंड देउल माइट नॉट बी कंटेम्पोरेनियस ड्यू टू द स्टाइलिस्टिक डिफरेंस। तो कुछ लोग का ये मानना है कि जो जगमोहन और देउल है वो एक काल में नहीं निर्मित हुए, दो अलग अलग कालों में निर्मित हुए, और वो किस आधार पे कहते हैं, वो शैली के आधार पे कहते हैं। ये बात जो है कही जाती है। इसके अलावा जो है जो पूरा का पूरा मंदिर वो एक कंपाउंड वॉल से जो है वो घिरा हुआ हमें दिखाई देता है। इस क्रम में अगला जो मंदिर हमें दिखाई देता है वो है वैताल देउल। बहुत फेमस मंदिर माना जाता है भुवनेश्वर के मंदिरों में, और इसका जो नाम पड़ा मुख्य रूप से जो है वो जो है तंत्रवाद के प्रभाव के कारण जो है इसका नाम हमें दिखाई देता है। और इसी के बगल में एक अन्य मंदिर हमें प्राप्त होता है जिसे हम शिरेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। दोनों आसपास जो है स्थित हैं, और माना जाता है कि इन दोनों मंदिरों का निर्माण जो है सेम आर्टिजन ने, सेम शिल्पियों ने, सेम जो है स्थापत्य कर्मियों के द्वारा जो है किया गया होगा। दोनों मंदिर एक दूसरे के समीप जो है स्थित हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें जो है हमें अष्ट मातृकाओं के जो है डिपिक्शन दिखाई देते हैं, और ये मंदिर जो है शाक्त परंपरा से जो है संबंधित है। इसमें अष्ट मातृकाओं के जो है हमें डिपिक्शन जो है गर्भगृह में जो है प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है हमें महिषासुर मंदिरी और पार्वती के भी प्रतिमाएं जो हैं इस मंदिर के साथ जो है हमें प्राप्त होती हैं। अगर हम बात करें कि जगमोहन में एक महत्वपूर्ण प्रतिमा हमें प्राप्त होती है, वो है कपालिनी की प्रतिमा का जो है प्राप्ति होती है, और वो जो है मेन डायटी के रूप में जो है हमें प्रदर्शित वहां पर की गई है। एंड द मंदिर का जो नाम वेताल है वो संभवतः जो है वैताल है, वो वेताल से पड़ा होगा, जो कि कपालिक परंपरा के से संबंधित हमें जो है माना जाता है, जिसके ऊपर तंत्रवाद और सिद्धि करने वालों का प्रभाव जो है दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मंदिर का वर्तमान स्वरूप है। ये मंदिर 2023 में ये फोटो ली गई है, तो एकदम वर्तमान का ये मंदिर माना जाता है। और ये मंदिर का जो आप योजना देख सकते हैं, प्लान देख सकते हैं, और गर्भगृह जो है अब यहाँ भी जो है हमें स्क्वायर हमें जो है प्राप्त होता है, किंतु जो जगमोहन है उसकी जो हमें योजना जो है अलग भिन्न दिखाई देती है, क्योंकि इसके चारों कोनों पर जो है हमें अन्य सब्सिडरी साइंस के एविडेंस जो है प्राप्त होते हैं, जिसे हम पंचायतन प्रकार के या 5 श्राइन टेम्पल भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्सिडरी साइन आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है दिखाई दे रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जो है इसकी बाहरी दीवारों पे हमें अलंकरण बहुत कम प्राप्त होते हैं, परशुराम रामेश्वर की तुलना में अलंकरण कम प्राप्त होते हैं। किंतु जो आप ये देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो खाखरा स्टाइल का जो शिखर है इसका खाखरा स्टाइल का है, और ऊपर का हिस्सा जो है आप देख सकते हैं कि प्लेन ट्रीटमेंट जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जो है 3 आमलक भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो है अर्ली खाखरा स्टाइल का जो है ये शिखर जो है उसको अंतर्गत जो हम इसे रख सकते हैं। अगला जो मंदिर है वो है मुक्तेश्वर मंदिर के नाम से जो है वो फेमस है। और मुक्तेश्वर मंदिर जो है इसे जेम ऑफ ओडिशन और कलिंगन आर्किटेक्चर भी जो है कहा जाता है। तो ओडिशन आर्किटेक्चर का रत्न जो है इसे माना गया है,
और ये मुख्य रूप से ट्रांजिशनल फेज को डिनोट करता है। बिटवीन द फॉर्मेटिव एंड द कल्मिनेटिव फेज के बीच जो है एक ट्रांजिशनल फेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसमें पूर्ववर्ती जो परंपराएं चली आ रही थी टेम्पल आर्किटेक्चर की वो भी हमें प्राप्त होती हैं, और जो कल्मिनेटिव फेज की जो परंपराएं हैं उसके अर्ली फॉर्म हमें प्राप्त होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये मंदिर जो है माना जाता है। और इसके देउल की बात करें तो देउल जो है वो 35 फीट ऊंचा जो है इसका देउल है, यानी जो शिखर है वो ऊंचा हमें दिखाई देता है। और इसके अलावा जो है कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इसमें जो है हार्मोनियस हम ब्लेंड कह सकते हैं, इसमें भिन्न भिन्न शैलियों का हम कह सकते हैं कि मिश्रण जो है हमें दिखाई देता है। और ये मंदिर भी जो है इनक्लोज वॉल के चारों तरफ है, यानी इसके चारों तरफ जो है एक लो इनक्लोजर वॉल जो है हमें प्राप्त होती है जो कि मंदिर को घेरे हुए है। और इसके अलावा जो है मंदिर के समीप ही जो है हमें टैंक दिखाई देता है, एंड इसके अलावा वेल दिखाई देते हैं, तोरण की प्राप्ति होती है जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग जो है एक महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर एलिमेंट के रूप में जो है दिखाई देता है। इसके अलावा जो इसका गर्भगृह का जो शिखर है वो रेखा देउल प्रकार का हमें प्राप्त होता है, और जगमोहन का जो शिखर है वो कैसा है, पीढ़ा देउल प्रकार का है। यहाँ पे अगेन मैं रिपीट करूंगा, पीढ़ा देउल प्रकार को ही भद्र प्रकार कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो हम बार बार पीढ़ा देउल प्रकार यूज कर रहे हैं, किंतु मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि भद्र प्रकार भी एक प्रकार है जो कि पीढ़ा देउल के सिनोनिम शब्द के रूप में यूज होता है। एंड जगमोहन के ऊपर जो पीढ़ा देउल प्रकार का शिखर का उसका जो शिखर है वो पिरामिडल हमें जो है दिखाई देता है, उस रूप में जो है हमें दिखाई देता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट हमें दिखाई देता है वो उसका ये आप तोरण द्वार जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जो है हमें दिखाई देता है, जो कि खूबसूरत ढंग से जो है इसको डेकोरेटिव फॉर्म में जो है निर्मित किया गया है, और मंदिर के इंक्लोजर वॉल के जस्ट बाहर जो है निर्मित किया गया है तोरण द्वार को। ये इंक्लोजर वॉल आपको दिखाई दे रहा हो, जिसको लोअर इंक्लोजर वॉल कह रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद जो है मंदिर शुरू होता है, और यहीं पर वो इमेज मुझे नहीं मिली, मैं गया था लेकिन मेरे पास मिला नहीं। यहीं पर जो है इस मंदिर की प्लान भी जो है बनाई गई, इसी फर्श के ऊपर मंदिर की प्लान भी जो है हमें प्राप्त होती है। और आप ये देख सकते हैं कि दो प्रकार के शिखरों का हमें जो है एक कॉम्बिनेशन हमें जो है यहाँ पर दिखाई देता है। एंड पीढ़ा देउल प्रकार में मल्टी टायर्स हमें जो है दिखाई देने लगते हैं, मल्टी टायर्स जो है हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसका इसका शेप जो है वो पिरामिड शेप में दिखाई दे रहा है। तो रेखा देउल शिखर और पीढ़ा देउल शिखर दोनों हमें प्राप्त होते हैं। एक और महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है यहाँ पर स्कल्पचर्स की प्राप्ति। बहुत सारे जो है हमें स्कल्पचर्स जो है बनने शुरू हो जाते हैं मुक्तेश्वर के साथ, यानी बाहरी दीवारों पे बहुत सुंदर ढंग से डिपिक्शन दिखाई देते हैं। इसके अलावा नाग नागिन के बहुत सुंदर जो है डिपिक्शन दिखाई देते हैं, बहुत सारे सुंदर। और इसके अलावा जो मिथिकल एनिमल्स के डिपिक्शन हमें जो है बाहरी दीवारों पर जो है दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है आपको डिपिक्शन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा एक नया कंपोनेंट आपको जो है जुड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम एंट्रेंस प्रवेश कह सकते हैं। अगला जो मंदिर है वो अत्यंत फेमस है भुवनेश्वर के मंदिर में, वो है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये जो मंदिर है लगभग जो है इस मंदिर को जो है भारत के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। स्थापत्य की दृष्टि से जो है सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है, और इसकी जो शिखर की ऊंचाई है लगभग 150 फीट के आसपास जो है मानी जाती है। यानी इस काल तक आते आते हमें देखते हैं कि शिखर जो कि छोटे शिखरों से किस प्रकार से जो भुवनेश्वर में ह्यूज आर्किटेक्चर या ह्यूज शिखरों का निर्माण जो है होने लगा था। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि इसका जो कंपाउंड अगर उसकी बात करें तो जो है लगभग जो है 469 इंटू 120 फीट में जो है हमें इसका पूरा का पूरा टेम्पल कंपाउंड जो है हमें दिखाई देता है। इसके अलावा इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में, लिंगराज मंदिर कॉम्प्लेक्स में बेसिकली फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए बहुत कम फोटोज जो है अवेलेबल हैं, चाहे किताबों में हो चाहे दूसरे ओपन सोर्स हो वहां पर। तो यहाँ पे हमें जो है हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, स्मॉलर श्राइन जो है हमें दिखाई देते हैं, जो कि अलग अलग कालों से जो है हमें संबंधित जो है दिखाई देते हैं। बट
इन सारे छोटे छोटे मंदिरों ने जो है पूरी लिंगराज मंदिर की जो शोभा है, एस्थेटिक सेंस है, सौंदर्य जो है उसको ये कम करते हुए दिखाई देते हैं। बिकॉज इनके निर्माण में जो है हमें कोई भी प्लानिंग योजना नहीं दिखाई देती है। अलग अलग कालों में अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग राजाओं, मंत्रियों, अधिकारियों के द्वारा संभवतः जो है इस कंपाउंड में छोटे छोटे और मंदिरों का निर्माण कर दिया, जिससे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो कंजेस्टेड आपको जो है दिखाई देता है। इसके अलावा इस मंदिर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 4 मेन स्ट्रक्चर्स जो है हमें दिखाई देता है और इस मंदिर का जो ओरिएंटेशन है वो ईस्ट वेस्ट, पूरब से पश्चिम की ओर हमें जो है दिखाई देता है, जिसमें प्रमुख रूप से देउल, जगमोहन, नट मंडप एंड द भोग मंडप प्राप्त होते हैं। यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आरंभ में जब मंदिर का निर्माण हुआ लिंगराज मंदिर का, तो सिर्फ और सिर्फ 2 जो है संरचनाएं निर्मित हुई, वो थी गर्भगृह और जगमोहन। और जो बाकी की 2 संरचनाएं हैं जिसे हम नट मंडिप मंदिर कहते हैं और भोग मंडप कहते हैं, ये जो है लेटर फेज के कंस्ट्रक्शन माने जाते हैं। संभवतः 13 सेंचुरी 14 सेंचुरी के एडी के आसपास जो है इनको निर्मित किया गया होगा। और ये कहीं से भी उस लेगेसी को, उस एस्थेटिक सेंस को नहीं पा पाते। इनकी जो योजना जो है बहुत प्लांट हमें जो है वो नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा जो है इस मंदिर के निर्माण की बात करें कि इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया होगा, तो इस मंदिर का जो निर्माण माना जाता है कि गंग शासक अनंत वर्मन के द्वारा जो है इस मंदिर का जो है निर्माण किया गया होगा। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि जो मडल पंजी हैं वो कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है अलग अलग कालों में हुआ, मतलब अलग अलग शासकों के कालों में निर्मित हुआ। कहते हैं कि जैसे अयाती केसरी 2 एंड इसके अलावा अनंत केसरी एंड द ललितेंदु केसरी, अलग अलग शासकों के काल में जो है इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो अलग अलग ओपिनियन जो है आपको दिखाई देते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मंदिर की जो मुख्य जो कंपोनेंट हमें दिखाई देते हैं वो है गर्भगृह, जिसे हम रेखा देउल बोलते हैं, रेखा देउल प्रकार का है, वो हमें दिखाई देता है जो कि स्क्वायर है। बहुत इंटरेस्टिंग हमें दिखाई देता है कि अपने स्क्वायर प्लान को छोड़ते हुए नहीं दिखाई देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है कि परशुरामेश्वर मंदिर में आपने देखा था कि परशुरामेश्वर मंदिर में हमें जो है पिलर्स की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही थी, किंतु एक इंटरेस्टिंग चीज जो दिखाई देती है कि कलिंगन आर्किटेक्चर में, ओडिशन आर्किटेक्चर में कम से कम स्तंभों का निर्माण किया गया है। यानी पिलर्स का निर्माण, स्तंभों का निर्माण अत्यंत कम किया गया है। यानी जहां आवश्यकता हुई है वहीं पे ही वो स्तंभों का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत हम द्रविड़ आर्किटेक्चर में जब देखें तो वहां पे पिलर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में जो है द्रविड़ आर्किटेक्चर में हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस मंदिर के जो बाहरी दीवार है उनमें हमें स्कल्पचर्स की भी प्राप्ति होती है, और वो स्कल्पचर्स हमें देउल के साथ साथ जो है जगमोहन पर भी हमें प्राप्त होते हैं, जो कि हाई क्वालिटी क्राफ्टमैनशिप को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसके साथ ही हमें दिखाई देता है कि कितने जो वहां के शिल्पी थे अत्यंत कुछ, इस लिंगराज मंदिर तक आते आते हमें देखते हैं कि जो शिल्पी थे वो अत्यंत कुशल हो गए थे। यानी उनमें जो परंपरा हमें दिखाई देती है 600 AD में शुरू हुई थी, ग्रेजुअली जो है वो जो शिल्पी थे वो एक कुशल शिल्पी के रूप में हमें जो है दिखाई देते हैं और परंपरा विकसित होती हुई हमें दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं कि 4 कंपोनेंट हैं, इन दोनों का निर्माण जो है मुख्य रूप से हमें दिखाई देता है कि एक काल में हुआ, और ये जो 2 हैं इनका निर्माण जो है बाद के कालों में जो है किया गया। और ये आप देख सकते हैं कि बाहर से एक छत है, मंदिर के कंपाउंड के बाहर एक छत है, वहां से बेसिकली इस प्रकार के फोटो लिए जाते हैं, क्योंकि वही इकलौता सोर्स है जहां से आप मंदिर को, आर्किटेक्चर को अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। तो एक सिमेट्री जो है आप अगर देखेंगे तो इस मंदिर के गंडी में जो है आपको एक सिमेट्री दिखाई देगी, यहाँ पर आप सिमेट्री जो है आपको दिखाई देगी। एंड इन प्रकार के दोपीचा सिंगों का डिपिक्शन जो कॉमन टेंडेंसी के रूप में जो है एक कॉमन एलिमेंट के रूप में दिखाई देती है, जो कि बेकी के साथ जुड़े रहते हैं। मस्तक का पार्ट है और आमलक और जो है गंडी के बीच में जो है बेकी के साथ जो है आपको सिंगों के डिपिक्शन जो है दिखाई देते हैं। एंड आप ये भी देख सकते हैं किस प्रकार से जो है जो पीढ़ा देउल प्रकार के हैं वो भी मल्टी स्टोरी हमें स्लोपिंग टायर्स आपको दिखाई देते हैं, और इनका भी क्रमशः जो है विकास हमें दिखाई देता है। और जैसे जैसे ये इनका शिखरों की ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे कंप्रेस होते जाते हैं। जो पीढ़ा देउल के स्लोपिंग टायर्स हैं
जो स्पेस बिटवीन द टू टायर्स वो जो है कम होती हुई दिखाई देती है। और आप ये देख सकते हैं इस प्रकार छोटे छोटे अन्य मंदिरों का निर्माण जो है इस कंपाउंड में किया गया है, जो कि अनगिनत है, 100 से ज्यादा की संख्या में हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से डिस्कशन किया अर्ली टेम्पल से लेके लिंगराज मंदिर तक के हुए डेवलपमेंट को हमने जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, और इसी के साथ हमने कौन से कंपोनेंट कब किस मंदिर परंपरा के साथ जुड़े और किस प्रकार से जो है उनमें विकास हमें दिखाई देता है, इनको भी समझने का हमने प्रयास किया। शत्रुधनेश्वर से लेके हमने परशुरामेश्वर के बाद रताल देउल एंड मुक्तेश्वर होते हुए हम लिंगराज तक जो है हमने प्रमुख विशेषताओं को हमने जानने समझने का प्रयास किया, उसको डिस्कशन किया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टेम्पल्स ऑफ भुवनेश्वर पार्ट 2, जिसमें हम भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उनके प्रमुख विशेषताओं के बारे में जो है हम आपसे परिचर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।